12 के छात्रों का बैंकिंग के आज के चैप्टर में स्वागत है। कल पिछले टाइम में हमने बात करी थी कि भारत में सहकारी संस्थाओं का वर्गीकरण। तो भारत में सहकारी संस्थाएं 3 आधार पर बांटी जाती हैं। प्राथमिक साख समितियां ग्रामीण स्तर पर जो होती हैं, इसमें भी ये भी 2 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां एवं गैर कृषि सहकारी समितियां। दूसरा प्रकार है केंद्रीय सहकारी बैंक जो जिला स्तर पर होती हैं, और राज्य सहकारी बैंक जो राज्य स्तर पर होती हैं, राज्य की मुख्य राजधानी में जिनका मुख्यालय होता है। अब बात करते हैं प्राथमिक सहकारी साख समितियां क्या होती हैं। ऐसी समितियां सहकारी साख की आधारशिला का काम करती हैं, यानी कि ये सहकारी साख की आधारशिला हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां और प्राथमिक गैर कृषि सहकारी समितियां। अब बात करते हैं प्राथमिक गैर कृषि सहकारी समितियों की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली बात विशेषता यह है कि 10 से 100 व्यक्ति तक इसका गठन कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 10 और अधिकतम 100 व्यक्ति ऐसी समिति का गठन कर सकते हैं, जिसमें से 75% सदस्य किसान होने चाहिए, यानी कि वो किसान होने चाहिए, उनका व्यवसाय किसान होना चाहिए, जो समान क्षेत्र यानी एक ही क्षेत्र के हों, एक ही भाषा तथा जाति के हों। इस प्रकार अगला और दूसरी विशेषता कह सकते हैं इस प्रकार की समिति का कार्यक्षेत्र एक गांव ही होता है, यानी कि अपने गांव में ही कार्य करते हैं। ऐसी समिति संबंधित राज्य सहकारी समिति के अंतर्गत पंजीकृत होती है, और जो राज्य का सहकारी अधिनियम है उसके अंतर्गत ऐसी समिति का पंजीकरण होना आवश्यक है। बिना पंजीकृत हुए ये समिति इसकी स्थापना नहीं हो सकती। अगला, ऐसी समिति का दायित्व सीमित होता है, यानी कि ऐसी समितियों का दायित्व जो है सीमित होता है, असीमित होता है। असीमित का मतलब है अर्थात समिति का प्रत्येक सदस्य ऋण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से उत्तरदायी हुआ, यानी कि उसकी व्यक्तिगत संपत्ति में से ही उस ऋण को वसूला जा सकता है, और सामूहिक रूप में भी उसका जो अंश आएगा वो भी उससे वसूला जा सकता है। इन समितियों का संचालन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर होता है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बात पहले भी कर चुके हैं, यानी कि प्रजातांत्रिक सिद्धांत, यानी कि व्यक्तियों इसमें अपने प्रबंधक का चुनाव करता है। अब बात आती है इसमें ये जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर इसका गठन किस तरह होता है। एक साधारण सभा जो प्रबंध समिति का गठन करती है, साधारण सभा होती है जो प्रबंध समिति का गठन करती है, सचिव की नियुक्ति करती है, बजट तथा ऋण संबंधी नियम बनाती है। यानी कि एक साधारण सभा होती है और एक प्रबंध समिति होती है। 2 समितियों से इन समितियों का संचालन होता है। साधारण सभा का कार्य क्या है? प्रबंध समिति का गठन करना, सचिव की नियुक्ति करना, बजट तथा ऋण संबंधी नियम बनाना। प्रबंध समिति में 5 में से 9 सदस्य, यानी कि कम से कम 5 सदस्य और अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं, जिनका निर्वाचन साधारण सभा करती है। यानी कि जो साधारण सभा के सदस्य होते हैं वही इसका निर्वाचन करते हैं, जिसका कार्य होता है जमा स्वीकार करना, ऋण की व्यवस्था करना तथा ऋण प्रदान करना, तथा रजिस्ट्रार से लिखा पढ़ी करना, यानी कि जिनके यहाँ ये पंजीकरण हुआ है वहाँ से उसके कार्रवाई करना, उससे संबंधित सारी कार्रवाई यही प्रबंध समिति करती है। यानी कि जहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन हुआ समिति का, उससे अगर कोई सूचना देनी है, उससे कोई सूचना लेनी है, तो ये सारी सूचनाएं यही प्रबंध समिति इसकी का कार्य होता है। प्रत्येक सदस्य केवल एक ही मत का मताधिकार रखता है, यानी कि केवल एक सदस्य एक ही वोट दे सकता है, चाहे उसके पास अंश कितने भी हों ऐसी सहकारी समिति के, लेकिन वो वोट सिर्फ एक ही देगा। इसके बाद बात करते हैं प्रवेश शुल्क, सदस्यों की जमाएं तथा संचित कोष आते हैं, तथा इनके जो पूंजी के स्रोत हैं वो है प्रवेश शुल्क, यानी कि सदस्यों से ये प्रवेश शुल्क लेते हैं, सदस्यों की जमाएं स्वीकार करते हैं तथा संचित कोष बताते हैं। संचित कोष लाभों से बनाए जाते हैं, जो भी समिति को लाभ होता है हर प्रत्येक वर्ष, उसमें से 25% ये लाभ संचित कोष बनाए जाते हैं।
तथा दूसरा जो स्रोत है वो है ब्राह्म स्रोत। इसमें सरकार से प्राप्त होता है इन्हें अनुदान। केंद्रीय एवं राज्य सरकार बैंकों से ऋण प्राप्त होते हैं। केंद्रीय एवं राज्य सहकारी बैंकों से ये ऋण प्राप्त करते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक और विशेषता है इनकी समितियों का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो अपने सदस्यों को उचित ब्याज पर अल्पकालीन तथा मध्यकालीन बीज, खाद, कृषि यंत्र आदि के लिए ऋण प्रदान करना होता है। यानी कि अल्पकालीन छोटी अवधि के और मध्यमकालीन बीज के मध्यम अवधि के ऋण ये प्रदान करते हैं, दीर्घ अवधि के ऋण ये प्रदान नहीं करते हैं। तथा सदस्यों में बचत तथा मितव्ययता की भावना का विकास करना होता है और जो सदस्य हैं उनसे क्योंकि जमा के रूप में स्वीकार करते हैं जिससे वो अनावश्यक खर्चा ना करें, इस भावना का विकास करने के लिए वो ऐसा करते हैं। अगला विशेषता है बता सकते हैं यह समितियां केवल अपने सदस्यों को ही ऋण देती हैं, किसी अन्य व्यक्ति को ये ऋण नहीं देती हैं, गैर सदस्यों को नहीं देती हैं। यह ऋण उत्पादक कार्यों के लिए हो सकता है, साथ साथ अनुत्पादक कार्यों के लिए भी हो सकता है, जैसे विवाह भोज एवं पुराने ऋणों के भुगतान के लिए भी ये ऋण देती हैं। यानी कि ये उत्पादक कार्यों के जैसे बीज, खाद वगैरह के लिए ऋण देती हैं, साथ ही अनुत्पादक कार्य जैसे विवाह भोज इनके लिए और पुराने ऋणों के भुगतान के लिए भी ऋण दे देती हैं। अगली विशेषता कह सकते हैं जिन साख समितियों के पास अंश पूंजी नहीं होती हैं वे अब यानी कि वो लाभांश के रूप में कैसे बांटती हैं। तो जिन साख समितियों के पास अंश पूंजी नहीं है यानी कि जिन्होंने अंश निर्गमन नहीं करे हुए हैं वो अपना समस्त लाभ संचित कोष में रखते हैं, यानी वो लाभांश के रूप में अपने लाभ को नहीं बांट सकते। तथा अंश पूंजी वाली जो समितियां हैं वो शुद्ध वार्षिक लाभ का 75% सुरक्षित कोष में रखे गए, यानी उनको 25% सुरक्षित कोष में रखना होगा तथा 75% लाभांश के रूप में वो वितरित कर सकते हैं। इसमें सीधा सा मतलब है जिसके पास ऐसी समिति जिन्होंने अंश पूंजी नहीं निर्गमित कर रखी है वो कोई भी लाभ अपना लाभांश के रूप में वितरण नहीं कर सकते। और जो समितियां जिन्होंने अंश पूंजी निर्गमित कर रखी है वो अपने शुद्ध वार्षिक लाभ का 25% सुरक्षित कोष रखने के बाद शेष 75% लाभ को लाभांश के रूप में बांट सकती है अपने सदस्यों में। अगला इनका निरीक्षण तथा अंकेक्षण पंजीयक के अधीन निरीक्षकों द्वारा किया जाता है, यानी कि जहाँ ये पंजीयन है राज्य सहकारी समितियों में वहाँ का जो रजिस्ट्रार होता है उसके अंतर्गत कुछ निरीक्षक होते हैं, वो इनके खातों का निरीक्षण और अंकेक्षण करते हैं। विवाद अगर कोई पड़ता है तो उसका निपटारा पंचायतों द्वारा किया, यानी ग्राम की पंचायत द्वारा उसका निपटारा किया जाता है। अगर सदस्य अगर कोई लिखित आवेदन कर सदस्यता समाप्त करना चाहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है और उसकी अंश पूंजी उसे लौटाई जाती है। ऐसी स्थिति में उसको अंश पूंजी उसको लौटा दी जाती है। बात करते हैं यानी कि ये आज की स्थिति इनकी क्या है। 1950 और 51 में इनकी संख्या 1.15 लाख यानी 1,15,000 थी तथा इसके सदस्य थे 52 लाख तथा इन सभी की पूंजी थी 8 करोड़ तथा जिसमें जमाएं थी 4 करोड़, जो पुनर्गठन के बाद घटीती हुई, यानी इसका जब पुनर्गठन किया गया तो उसके बाद से घटती गई और 31 मार्च 2016 तक 93,042 प्राथमिक समितियां कार्यरत थीं, जिनकी कार्यशील पूंजी 2,12,429 करोड़ रुपए थी तथा बकाया कृषि ऋण थे 61,376 के तथा गैर कृषि ऋण थे 61,376 के तथा 43,387 समितियां हैं जो लाभ अर्जित कर रही थीं, यानी 43,327 समितियां ऐसी थी जो लाभ अर्जित कर रही थी, बाकी शेष समितियां हानि में थीं, लॉस में थीं। अब बात करते हैं प्राथमिक गैर कृषि सहकारी समितियों, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। इनका कार्यक्षेत्र नगर या कस्बा होता है, यानी कि जो गांव से ऊपर की स्थिति है, गांव से दूसरी बड़ी स्थिति हो गई, आगे की स्थिति हो गई। इनका कार्यक्षेत्र नगर या जो नगर है छोटा नगर है या कस्बा है, वे ऐसे कस्बों में ये समितियां कार्य करती हैं अपना। इनके सदस्य कारीगर होते हैं, मजदूर होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार भी इनके सदस्य हो सकते हैं। 10 व्यक्ति मिलकर ऐसी समिति का गठन कर सकते हैं, यानी कि
10 व्यक्ति, कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर ऐसी समिति का गठन कर सकते हैं। ऐसी समिति के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, यानी कि जो जितने का ऋण लिया है वो केवल उतने तक ही उसके उत्तरदायी होंगे। ऐसी प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है, चाहे सदस्य के पास कितने भी अंश कितने भी हों, लेकिन वो वोट देने का अधिकार उसको एक का ही होगा। यह समितियां अपनी पूंजी अंश बेचकर प्राप्त करती हैं, सदस्यों से शुल्क प्राप्त करके तथा सदस्यों और गैर सदस्यों से जमा स्वीकार कर, यानी गैर सदस्यों से भी ये जमा स्वीकार कर लेते हैं। इनका प्रबंध भी प्रबंध समिति करती है, जिनका चुनाव सदस्य करते हैं। इनका प्रबंध भी प्रबंध समिति करती है, जिसका चुनाव सदस्य करते हैं। यह समितियां व्यक्तिगत जमानत पर, सोने चांदी को गिरवी रखकर, कृषि उपज को गिरवी रखकर आदि पर उत्पादक अनुत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ये केवल अल्पकालीन ऋण ही प्रदान करते हैं, यानी कि छोटी अवधि के ऋण ही प्रदान करते हैं। वार्षिक लाभ का 25% भाग संचित कोष तथा 10% जनहित कार्यों पर होगा। जो भी वार्षिक लाभ होगा उसका 25% तो संचित कोष बनाना पड़ेगा, 10% जनहित कार्यों में खर्च करना होगा तथा बाकी लाभ को हम लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है। धन्यवाद।